देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित गोराई परिसर में मादक पदार्थ का कारोबार करने वाला आरिफ शेख और उसका साथी संजय चेट्टियारगंज ने यूट्यूबर विद्या देवी पर खुलेआम गोराई में मारपीट के इन दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाली यूट्यूबर विद्या देवी के वकील प्रशांत जवारे ने आरिफ शेख और उसका साथी संजय चेट्टियारगंज के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त तथा न्यायालय में की लिखित शिकायत। तुम लोग अंदर चलो। क्या हुआ क्या अरे आप मैं खड़ी हूँ आप ऐसे कैसे उल्टा बोल रहे हो? मैं खड़ी हूँ, आप लोगों को कुछ बोली? एक भी आदमी को कुछ गलत बोलिए। अगर एक आदमी को भी कुछ गलत बोली तो बोलिए। ये आदमी ने हमारी लाइफ खराब की है, आप लोग हमारे बीच में आ रहे हो और आप लोग मुझे धमकी दे रहे हो। हाँ ड्राइवर लोग बोल रहे हैं, ड्राइवर को बोल आया था नशेड़ी। अरे चल हट, डरपोक, भड़वा, मादरचोद, चूतिया, गांडू, साले भड़वे की औलाद, चरसी नचेड़ी, सब लोग आके जबरदस्ती इधर रात को घूम रहे हैं, हरामखोर। आपको नहीं बोल रही हूँ, काय का प्रोग्राम है? ऐसे लोग को लेके प्रोग्राम करते हो आप लोग जो औरतों के साथ गलत करते हो। मैंने भाई बोला था उसको, आपको पता है क्या बोली थी मैं? भाई एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, आपसे आपका कार्यक्रम नहीं, आप हटो। मैं उसको बोल रही हूँ, आप हटो। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं उसको बोल रही हूँ। हाँ मैं उसके साथ कर रही हूँ, मैं उसकी वीडियो निकाल रही हूँ, आप हटो। उस आदमी ने हमारे साथ गलत किया है तो मैं उसको बोल रही हूँ, आपको बोली। अगर मैंने आपको बोला था आप मुझे बोलिए उल्टा। आप हाथ में जोड़िए, आप बात मत कीजिए, आप चुप रहिए। आप लोगों ने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जो ऐसे लोग औरतों के साथ गलत करते हैं। मैंने उसको, मैडम गई भाड़ में, आपको बात की क्या? आपसे बात की क्या? आपको कौन आ रहा है बीच में? कौन बीच में? आपके बीच में अगर आए कैसे? प्रभु ए भाई, मैं पेट से हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रभु मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो शिकंजा की तो दूर की बात है। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट FIR दर्ज नहीं कराई अभी तक। 3 साल से हमने नए बोल के 50 से 60 कंप्लेंट इस आरोपी के और इसके पूरे गिरोह के खिलाफ हम लोग ने कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे 1-2 बार स्टेटमेंट लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी FIR रजिस्टर अभी तक हुई नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास एक ही प्रावधान होता है जो है कोर्ट में हम लोग ने केस फाइल किया है। कोर्ट से हमें ऐसी अपेक्षा है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर अभी तक कितने लेटर वर्क किए हैं आपने, क्या क्या धारा उसमें है? 50 से भी ज़्यादा, इसमें 354, 307, 324 ऐसे, और NDPS एक्ट के तहत बहुत सारे उसमें हम लोग ने ऐसे कंप्लेंट किए हैं, लेकिन उस पर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है। सर आरोपी का हम बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह का बैकग्राउंड है आरोपी का? आरोपी तो देखने गया तो अभी जो संदिग्ध गुने मैंने जो उसमें दिए है, बहुत ही खतरनाक किस्म के आरोपी इसमें, और इनका पूरा सिर्फ वो आरोपी नहीं, इनका सारा गिरोह इसमें शामिल है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सर आपके तरफ से क्या दलील पेश की गई थी? हमने ACP, DCP, CP और सीनियर पुलिस स्टेशन, इसमें सब में केसेस की है, वहाँ से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके लिए हम अभी न्यायालय में केस दर्ज करिए। थैंक यू। कहना चाहोगे इस बारे में? सर देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जैसे अभी वकील साहब ने प्रशांत जवारे जी ने बताया कि पिछले 3 सालों से वो लोग यहाँ पर लेटरबाजी कर रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। आपको मैं याद दिला दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट लेकर जाता है और उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो पुलिस वाले की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि FIR रजिस्टर करें, उसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। जैसा इन्होंने बताया कि इसमें उन लोग जो आरोपी हैं उन लोगों ने बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट किया है। जैसा कि उन्होंने बताया प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनके पेट पर लात मारना, बाकी सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही हीनियस क्राइम होता है हमारे यहाँ देखने जाए तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले पुलिस को FIR लेना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके पीछे जो आरोपी हैं वो बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल है और उनका हमेशा का ये कारोबार रहा है ये सारे गुनाह करने का, जिसके भयभीत होकर पुलिस भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले नहीं रही है। और अब इसके बाद इन्होंने जैसे यहाँ की पुलिस स्टेशन में कोई भी FIR नहीं ली तो उन्होंने प्रोसीजर के हिसाब से जो हमारी कानूनी प्रोसीजर है उसके हिसाब से हायर अथॉरिटी को भी दी, तो हायर अथॉरिटी को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी लिया नहीं इस बारे में संज्ञान। इसलिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट कोर्ट में हम आए हैं, कोर्ट से हमारी यही
दरख्वास्त है कि एक लेमैन, एक मामूली आदमी जो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी शिकायत लेकर, वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट उस मैटर का संज्ञान ले और उसमें जो भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि एफआईआर करने का ऑर्डर का डायरेक्शन दे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन को एफआईआर रजिस्टर करे और जो आरोपी है इनके पीछे उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके ऊपर एक्शन करे। क्या वजह है, किन कारणों की वजह से आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी? मेरा कारण ये है कि एक आरिफ शेख बंदा है नाम का, जो मतलब हमारा 3 साल पहले मैं उसको भाई बोलती थी, फिर उन्होंने वो थोड़ा कहते ना माफिया टाइप है, ड्रग्स डीलर है, उसने हमें, मुझे और मेरे मिस्टर को भी इस नशे की दुनिया में डाला था। उसके बाद कुछ कारण हुआ था, मैंने उसे हटा दिया था, मुझे नहीं चाहिए था वो भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, इनको भी घर से भगा दिया था, बार बार मारने की धमकी दे रहा था। तो हमने बहुत सारे केसेस भी किए, पुलिस स्टेशन भी गई मैं 2 बार, एक बार फिज़िकल भी गई मैं, फिज़िकल जाके मैंने इनके ऊपर फिर से जहाँ पे ये हुआ है ना कांड परसों, वहाँ पे एक बार और अगस्त में 2020 में वहाँ पे उसी बंदे ने इनको 10 लड़कों के साथ लेके मारा था। तो मैं गाँव में थी क्योंकि मैं यात्रा पे रहती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकती। तो मैं वहाँ से आने के बाद मैं पूरी पुलिस स्टेशन गई, मैंने सारा बात वहाँ पे जो लेडीज़ थी उसने मुझे 2 घंटा बैठ के सारा बात पूछा। मेरे 2 घंटे तक उनके सब अच्छे गंदे सब सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये तक मुझसे पूछ लिया कि तुम कितनी बार सोई हो, कितनी बार उठी हो, तुम्हें कब पता चला तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा दुश्मनी है, ये सारी बात थी। उसके बाद मैं वहाँ से अपने वकील के साथ गई थी और मेरे साथ 2-3 महिला मंडल भी थी, लेकिन उसके बाद वो एफआईआर कॉपी अचानक से गायब कर दी गई, वो उसका कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने फिर कोर्ट में केस किया, उसके बाद उसके केस के बाद 1 तारीख नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे अब तक कम से कम 15 से 20 तारीख पड़ चुकी है, वो आज तक वो बंदा आया नहीं है, मतलब कोर्ट में नहीं आया है। तो आप जब 2020 में गई थी तो एफआईआर ले ली गई थी पुलिस द्वारा? एफआईआर लिखी गई थी मेरे सामने, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो कॉपी गायब कर दी, बोलो वहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं लिया गया उस बात में। 2-3 बार मेरा वकील गया, वो गए, कोई कॉपी नहीं। वो आपको मेरा वकील भी बताएगा आपको ये बात। जी, उनका बैकग्राउंड किस तरह से है, जो आसिफ है और उसके साथ के आरिफ, वो किस तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं? इनका मतलब बैकग्राउंड कैसा है, जब मुझसे मिलाया गया था तो एज ए सेफ्टी के लिए, मतलब मेरा कैसा नाम है वो है, तो सेफ्टी के हिसाब से मिलाया गया था। और कुछ कारणों से उन्होंने मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया था, क्योंकि कहते हैं ना मैं यात्रा पे जाती थी, बहुत ज़्यादा जाड़ी थी, ये सब करके माइंड में डाला गया था कि आप पतले हो सकते हैं ना, ऐसा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, वो किस तरह का नशा है। बाद में उन्होंने उस नशे की दुनिया में थोड़ा सा, मुझे डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लोग मारने आ रहे, ये आ रहे। उसके बाद वो सेफ्टी के हिसाब से आया था और उनका पूरा बैकग्राउंड ही वाला माफिया का ही है, वो यही काम करता है, ड्रग्स, गांजा, हीरोइन, ये लोग वो बेचते हैं। लेकिन उसने मुझे इतनी बुरी तरह से नशे में डाल दिया था ना, उसके बाद मतलब कुछ 5-6 महीना ही ये कांड चला। उसके बाद 2020 में 18 मार्च को उन्होंने सबसे पहले इनको हटाया, मतलब ये मुझे बचा रहे थे उस नशे की दुनिया से। इन्हें नहीं था, इन्हें ये था कि ये मुझे बचाने आए थे, जो एक होता ना एक रिलेशनशिप, एक अटैचमेंट, उसकी वजह से इन्हें नहीं जम रहा था। ये कह रहे थे मर जाएगी, 3 बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे, मत करो। उसको वो बात खली, क्योंकि सीधी बात है, डेली का 10 से 15 ग्राम आदमी को दिया जा रहा है, नशे की लत डाली जा रही है, उसका 20-25 हज़ार का इनकम रुक रहा है, तो वो तो हटाएगा ना इनको हटा दिया था। उसके बाद जब देखो मारने की धमकी देते, उस बारे में 2-3 बार मैं गई पुलिस स्टेशन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने ऑनलाइन करना शुरू किया। हमने आपके चैनल पे देखा कि जिस तरह से आपने यूट्यूब के आपके खुद के चैनल पे जिस तरह से वीडियो वायरल किया है आपकी विरोध के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सा वीडियो? आपने जिस तरह से परसों जो मैटर हुआ उस पे आपने, परसों का वीडियो ऐसा था कि देखिए, उसके पहले 3-4 बार ये बंदा, मैं जब भी यात्रा पर रहती थी तब ये बंदा आके इनको, मतलब एक हरेसमेंट, बार इनके पीछे पड़ा है मारने के लिए, जो कि आज से 3 साल पहले हमारा उनसे लेन देन खत्म हो गया। बोली ना, मैंने केस कर दिया तो मैं उससे लेन देन नहीं करती थी। 3 साल तक वो कहीं दिखता भी नहीं था, आता था, दिखता था, ठीक है, लेकिन अभी कुछ 2-2.5 महीनों से वो लगातार हर 15 दिन 20 दिन पे, जब उसको पता चलता था कि मैं नहीं हूँ बॉम्बे में, तब वो इनके पास आके इनके सामने खड़े रहना, इनको टॉर्चर करना है ना। तो मैं 2 महीने से ढूंढ रही थी उसको कि कहीं ना कहीं मिले तो एक बार आमने सामने भाई बात करूँ, और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था ना, क्योंकि मैंने भी अभी क्राइम ब्रांच से बात किया है दिल्ली में, तो उन्होंने भी कहा मैम आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है वो 2020 की है, अभी फिजिकल क्या है आपके पास? फिजिकल तो हमें कुछ दिखाई है कि सामने वाला बंदा सच में अटैक करना चाहता है। मैं बोली क्या करूँ, वो मिल नहीं रहा है मुझे। लेकिन लकीली परसों ऐसा हुआ कि वो बंदा मुझे सामने रोड पे मिला, बैनर लगा रहे थे। तो आप समझ सकते हो अभी मेरे पति पे बार ये बात आ रही है, तो मैं तो जाके पूछूंगी ना, क्योंकि भाई मुझे इनकी जान तो प्यारी है ना। उन्होंने किया क्या है, क्योंकि ये बंदे ने 3 साल से जो भी करती हूँ, वीडियो मैं बनाती हूँ,
झगड़े मैं करती हूँ, जो बातें मैं बात बोलती हूँ। इन्होंने तो आज तक किसी को कॉल भी नहीं किया है, तो इनके पीछे पड़ने का क्या मतलब है और इनको मारने का मोटिवेशन क्यों, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। उस बात के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मैंने खुद से गाड़ी रोक के उसको पूछना शुरू किया। तो उनके साथ जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मैंने कभी मिली भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम परसों देखा। उन्होंने अचानक से बोला आप जाओ जाओ जाओ। मैंने बोला मैं उससे बात कर रही हूँ, आप मुझे उससे बात करने दो। और वो अचानक से उसने मुझे गाली दी, आरिफ शेख ने। तो भाई मेरे पति बाहर तो निकलेंगे गाड़ी के बाहर, जैसे ही ये बाहर निकले वैसे ही उन लोगों ने दूसरा मुद्दा उठा लिया कि पी के गाड़ी चला रहा है, ये चला रहा है करके 10-15 लड़कों ने इन पे अटैक शुरू कर दिया। वही प्रूफ तो मुझे चाहिए था और लकीली मुझे वही प्रूफ मिल गया। मतलब कहा ही था अगर सच में उसको दुश्मनी निकालनी है तो इनसे दुश्मनी निकालेंगे ज़रूर, और वही प्रूफ चाहिए था। उन्होंने अचानक से इनको घेर के इनको धक्का वक्का मारा। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये प्रूफ चाहिए था, ये गलत जाएगा। वीडियो वायरल हो रहा है जो एक झगड़ा लड़ाई का वीडियो, ये कब का मामला है और क्या कुछ ऐसा हुआ कि जो एक्चुअली ऐसा है कि मैं हमेशा यात्रा पे रहती हूँ, तो ये 2-2.5 महीने से ये आरिफ शेख बार बार मेरे मिस्टर को टारगेट कर रहा था। 2-3 बार आ रहा था, जा रहा था, इनको मतलब बार बार सामने आके मारने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे ऐसा हुआ कि बार बार क्यों ऐसे कर रहा है, तो मैंने 2-3 बार उसको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन लकीली परसों ऐसा हुआ कि मैं कुछ कहीं से बाहर से आ रही थी और वो मुझे सामने दिख गया रोड पे। तो मैंने जाके उससे बात करने की कोशिश की, गाड़ी रोका और बात करने की कोशिश की। तो कोशिश में वो मुझे, मतलब वो लोग जो आदमी 2-4 थे उन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। तो मैंने बात करने के साथ साथ मैंने वीडियो भी निकालना सोचा कि भाई कुछ होगा आगे तो देखूँ ना, क्योंकि कुछ हो सकता है, मार भी सकता है। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो आया और भाग गया है। तो मैंने ऐसे वीडियो निकालते हुए उससे बात कर रही थी कि भाई तू क्यों ऐसे कर रहा है, मुझे बताओ तो सही कारण क्या है, बार बार क्यों बार बार आ रहा है। आप देखिए उसमें मैं बोल रही हूँ। तो अचानक से उसने मुझे गाली देना शुरू किया, इनको ड्राइवर बोलना शुरू किया, ड्राइवर है, ये है, वो है, वही पुराना किस्सा फिर से। मतलब उसका गुस्सा बाहर आ रहा था, वो फिर से पुराना किस्सा वही शुरू करा है। मैंने बोला ड्राइवर को तो तुम नहीं लाया था ना, मैं तो नहीं लाई थी। ऐसे बोल के बात करते करते उसने मुझे गाली दी। उसमें मेरे मिस्टर बाहर आए और वो उन्होंने क्या मुद्दा हुआ, इनको इनकी औकात निकालने लगे। और पता नहीं कब मेरे बात करते करते कब ये लोग 4-5 जन जाके इनके ऊपर हाथापाई शुरू करते हैं। ऐसा हो। अब आपके पास इतना बड़ा वीडियो है, तो आप मुंबई पुलिस और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? मैं तो उनसे, देखिए उम्मीद मेरी है उनसे, मैं उन पे भरोसा करती हूँ, इसलिए मैंने फिजिकल से ज़्यादा ऑनलाइन मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स की है। आज भी ये जो वीडियो मैंने डाला है, जो मारी मारा का वीडियो, वो भी अपलोड आ ही गया, क्योंकि मैं अपने पति को बचाऊंगी ना, वीडियो निकालते तो खड़ी नहीं रहूँगी। लेकिन उसमें मैंने ये प्रशासन को जो भी कंप्लेंट की आज तक 2020 से मैंने ऑनलाइन शुरू किया, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन को कोई काट नहीं सकता। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि ये चीज़ों को ज़रा रोकिए, क्योंकि ये पूरा गोराई ड्रग्स माफिया हो चुका है। हमारे गोराई में 1 साल के अंदर 12 लड़के मर चुके हैं इसी चक्कर में। तो मैं हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी प्रशासन से कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे फ़िलहाल पुलिस स्टेशन नहीं आना, मुझे किसी को कंप्लेंट नहीं करना। मैं आप लोगों के ज़रिए ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पहले तो इस बंदे को ये बात से रोकिए कि ये बार बार इन तक क्यों आ रहा है। इन तक आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 सालों में इन्होंने ना कभी उससे बात की है, ना कभी कॉल किया है, कुछ नहीं किया है। इन तक आने का क्या मतलब है। तो उस दिन जो हाथापाई, उसमें झगड़े के दौरान क्या लगी है, चोट भी लगी? हाँ लगी है ना, देखिए ना, इनको चोट लगी है, ज़बरदस्ती किया गया। और बहाना क्या मारा कि दारू पी के गाड़ी चला रहे, जो कि गाड़ी तो खड़ी थी, चली नहीं थी। आपकी फैमिली को किन लोगों से भय है, किस लोगों से? मुझे तो, मेरी फैमिली को तो ये आरिफ शेख और इनके जो भी कंपनी चल रही है आजकल, उनसे है। अभी वो कंपनी का नाम मुझे तो नहीं पता, जो मैं जिसको जानती हूँ मैं उसी को बोलूँगी। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे जो लोगों का नाम बैनर पे लग रहा था, मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि एक ड्रग्स माफिया को, जो आदमी बेचैन का काम कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, उसकी बैनर लगा के क्या जताना चाहते हैं गोराई में। हम यहाँ पे लोगों को, अब देखिए अभी 2-3 साल से मेरे मिस्टर और मैं, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बुक्स बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं लोगों को, और लोगों की जिस तरह से होते मदद कर सकते हैं। यहाँ पे भी अभी झोपड़े टूटे हैं, उनसे हमने मदद पूछा कि क्या मदद चाहिए, उन्होंने हमसे खाना मांगा। भाई देखिए, खाना तो घर पे भी कोई आके मांगेगा तो आप खिलाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से, जो भी मेरा ट्रस्ट चलता है बगलामुखी ट्रस्ट, उसके हिसाब से हम उनको हेल्प कर रहे हैं, बस रोज़ का खाना दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये काम को भी वो किया जा रहा है, जो कि हम गलत नहीं है। हम जय भीम वाले हैं, जय भीम वाले होके भी अगर हम बाबा साहब के नाम पे अगर ये काम कर रहे हैं तो गलत तो नहीं है ना, अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर पे कितना भरोसा है और आपके एडवोकेट अगला कदम क्या उठाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है मुझे, ऐसा नहीं है, सरकार है, भरोसा है, अभी स्टेप ले रही है। मैंने देखा है, अभी मैं डेली न्यूज़ को देख रही हूँ, कहीं कहाँ जहाँ भी ये सब ड्रग्स का मामला आ रहा है वो लोग एक्शन ले रहे हैं।
और मेरे वकील ने कल आज ऑनलाइन सब प्रोसीजर कर दिया है और कल वो खुद जाके एमएचबी में सर से मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं अपना इसी माध्यम से चाहती हूँ कि ये मैसेज जाए बस, क्योंकि हमें ये सब पे ट्रस्ट ही नहीं रह गया, क्या करें ऐसी बात। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। प्रांजल, ये सब मैटर को लेकर आपको क्या जानती, क्योंकि आप ही घर में रहती हैं, पहले जैसे आपकी मम्मा ने बताया कि भाई जैसा रिश्ता था, क्या वजह रही कि फिर उस रिश्ते को इस तरह की खटास आई और उन्हें दूर किया गया? वो एक्चुअली प्रतिभा को नहीं चाहते थे, कि वो चाहते थे कि प्रतिभा नहीं रहे, तो उनको भी कैसा इतना ड्रग्स दिया कि वो पागल हो गए। उनको भी कैसा रूम में बंद करके रखना पड़ता था कि, और मेरी मम्मी को भी ऐसा वो लोग ने टॉर्चर किया ना, अरे दीदी आप ये मत करो, ऐसा होगा, वो मत करो, ऐसा होगा। हम लोग तो रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग तीनों भाई बहन हैं, हम लोग सब रोते थे कि प्लीज़ मत दो, जितना भी है कम दो, अगर आदत क्या बोलते हम लोग आदत छुड़ा रहे, ऐसा बोल के हमारे घर पे 10-10, 15-15 लड़के लेके आना, उनको हम लोग पे नज़र रखवाना, सब कुछ फालतूगिरी हो चुकी है। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर एक टाइम आया कि मेरी मम्मी 3 दिन के लिए होश में ही नहीं आई। वो होली का टाइम था, जैसे मम्मी ने बताया कि मम्मी 3 दिन के लिए होश में ही नहीं आई, तो उसके बाद हम लोग का झगड़ा हो गया। फाइनली हम लोग को ऐसा एक हुआ कि अभी हम लोग को झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा भी उस वक्त ऐसा वो लोग ने सबको हटा दिया था घर से, हम लोग 3 बच्चे ही थे घर में। तो 3 दिन जब होश में नहीं आया तो लोग ने पता नहीं ऐसा क्या मिला के दिया, फिर क्या गुस्से में दिया मम्मी को, कि मम्मी एक ही बात बोल रही थी कि प्रदीप को बुलाओ, प्रदीप को बुलाओ। उन्होंने प्रदीप भाई को भी इतना वो किया कि उनको भी हटा दिया घर पे से, उनको भी उनके घर पे रखना पड़ा, ध्यान देना पड़ा। हम लोग भी अपनी मम्मी को ध्यान दे रहे थे। उन लोग ने ऐसा क्या डाल के मारने की पूरी प्लानिंग थी। तो फिर हम लोग ने झगड़ा किया कि आप आज से आओ मत, तो लोग इमोशनल ड्रामा, बहुत इमोशनल ड्रामा, आरिफ ऐसा इमोशनल ड्रामा आपके साथ में इतना रोएगा गाएगा। वो लोग ना हम लोग बच्चे लोग ऐसा मेंटली टॉर्चर करते थे कि तुम लोग की मम्मी बहुत अच्छी, और उनके ग्रुप के कुछ है जो लोग मम्मी की अच्छाई देख के कैसा बोले कि अरे बंद करते, अच्छी औरत है, अपने लिए बहुत सोचती है, सब करती है। उसका बर्थडे था, मेरी मम्मी ने उसके पीछे 10 लाख रुपये वो बर्थडे में खर्चा किया, हम लोग बस वो सब भी फ़ोटो थी। तो वो उस वक्त रोया कि अरे कितनी अच्छी औरत है, पर उसको इतनी भी दया नहीं आई कि ठीक है मैं बंद करूँ, इतना पैसा मिल रहा है। तो फिर मतलब ये रिश्ता टूटने का पूरा वजह सिर्फ ड्रग्स था? सिर्फ यही है। उसको कैसा, उसकी इनकम सोर्स थे हम लोग, इनकम चाहिए तो उसको सिर्फ पैसा। और वो एक यही लेडीज़ नहीं है, हर मतलब उसका काम ही ऐसा है कि सब लेडीज़ों को फंसाना, सब आदमियों को फंसाना, फिर उनके ऊपर ही नाम डालना। ऐसा पहले खुद ये लोग ज़बरदस्ती करते लोगों के साथ, उनके ऊपर ही फिर नाम डालते। और अभी भी क्या उसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, वो सिर्फ मम्मी ने बोला आप मत आओ, मुझे नहीं रहना है, मतलब मेरे को भाई का रिश्ता नहीं रखना है। तो वो अजीब अजीब रिकॉर्डिंग में मार दूंगा, मैं काट दूंगा, तब की रिकॉर्डिंग भेजी। और उसके बाद 4 बार प्रदीप भाई पे वो कर चुके, लोग मार चुके। एक बार तो ऐसा मारे कि पूरा सर भी ऐसा पूरा फोड़ दिया। हम लोग हॉस्पिटल में गए कोरोना के टाइम पे देखने, पहले ही टाइम प्रदीप भाई को। उसके बाद प्रदीप भाई आना चालू किया, उनके पास केस भी हुआ, तो हम लोग ने छुड़ाया। फिर सब कुछ हो गया ना, उसके बाद भी उसका पता नहीं क्या है कि उसको कौन पीछे से ये कर रहा है कि फोर्स कि तुम जाओ हम तुम्हारे पीछे। भी मेरी मम्मी इतना सोशलाइज वर्क करती है, सोशलाइजिंग पे सब कुछ डालती है, अपना आइडिया, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसमें सबको गुस्सा आता है, हमारा नाम क्यों लिया, हमारा नाम। उसने धमकी भी दी है 2-3 बार ऐसे दूसरों के थ्रू कि इनकी लड़कियों को उठवा लेंगे। मेरी लड़कियों को पहले बहुत ब्लैंक कॉल भी आते थे, अलग ब्लैंक कॉल्स आते थे, और इन लोगों को धमकी दिया उठवा देंगे, तेजा फेस खराब कर देंगे, एसिड फेंक देंगे। सवाल ये भी आ रहा है दाना का, हमारे प्राप्त सूत्रों से ये भी पता चला है कि 2 दिन पहले, इनके जन्मदिन के पहले कुछ दाना पानी में कुछ इनके मित्रों को लेकर उनके पीछे वॉश किया गया था, ऐसी भी जानकारी है। 2 दिन इनकी जब प्रदीप के जन्मदिन के 1 दिन पहले कुछ दाना पानी में, कुछ दाना पानी कहाँ, दाना पानी मलाड में दाना पानी बीच है, वहाँ पर लेके गया, उसके ऊपर वॉश रखा गया। वो पूरी जानकारी आरिफ तक कैसी पहुंच पा रही है ये समझ में ये मुझे भी नहीं पता। ये तो हाँ, ये तो गए थे वहाँ पे, लेकिन ये मुझे नहीं पता, ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है। तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? वॉश तो देखिए रख ही रहे होंगे, अभी इतना बात है, मेरी बेटी हो, मेरे को यहाँ तक ये तक धमकी मिली है कि तुम्हारा एक बेटा है उसको भी इस मामले में डालेंगे। मैं क्या बोल रही, मेरे बच्चों को इमोशनली मुझे दुश्मन बना दिया गया था बच्चों के साथ, कि तुम्हारी मम्मी खुद से ले रही है, हम बचा रहे हैं, कौन ला के दे रहा है। मेरे मिस्टर पे नाम डाला गया था, जो कि तो इनको ही बीमार कर दिया गया था। क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ में ही लोग रहने वाले लोग आरिफ को पूरी जानकारी दे रहे हैं? हो सकता है, देखिए अभी आप बता रहे हो तो मुझे पता चल रहा है, हो सकता है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि उस तक गई है मैसेज कि 1 दिन पहले दाना पानी गया। मिक्स हो जाएगा। नहीं विद्या जी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम विलास है, मैं इनको बहन मानता हूँ विद्या देवी को। क्या उस दिन
दिन जो मामला हुआ था, लड़ाई मारपीट का मामला हुआ था, उस दिन क्या आप साथ में थे, क्या कुछ देखा था आपने? हम लोग साथ में थे, हम लोग जा रहे थे, हमारे रास्ते से जा रहे थे। दीदी को लोग ने देखा नहीं, दीदी ने उनको देखा तो दीदी बोलती उधर जाके आते अपन, बार बार कोई की बार सॉल्व कर देते। तो उधर हम लोग गए, रुके, तो दीदी नीचे उतरी तो हरीफ शेख को ने उनको बात कर रही थी। तो बात करते करते हरीफ शेख नज़दीक आ रहा था तो उतने में मैं थोड़ा साइड में था, दीदी के साइड में था। तो गाली वाली दिए, तो उन्होंने सामने से गाली दिया, फिर दीदी ने भी गाली वाली दिया। तो बाद में वो लोग हाथापाई पे आ गए, सीधा दीदी को गाली वाली देने लगे। तो मैं बीच में तब तक गाली दिए, तब तक जीजा भी नीचे उतर गए। तो फिर हम लोग साइड में हो गए तो जीजा के ऊपर सीधा हमला कर दिया। तो तीनों चारों उनके हाथ में कोई हथियार था? नहीं, हथियार इधर कुछ हाथ से नहीं। क्या? हाँ, जो ये बोल रहे क्या, कैसे देख रहे, क्या इस तरह का पहले भी आपने देखा है, जिनका नाम ले रहे आरिफ का, इस तरह के केस पहले देखे मारपीट को लेकर? क्या देखा है आपने, क्या जानते हैं, क्या देखा है, कौन है आरिफ, क्या जानते हैं आरिफ के बारे में? उसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो आता है बार बार भाई से पंगा लेता है, दीदी को उल्टा बोलता है, तो दुश्मनी निकलता है वो। थोड़ा जोर। उस दिन आपने क्या देखा था, रात में जो भी हुआ था? जो विलास भाई ने बताया वही देखा था। हम लोग जा रहे थे तो दिख गया दीदी को, तो दीदी बोले ले लो, तो हम लोग रुक गए। तो दीदी बात कर रहे थे उनसे, तो उसने गाली दिया दीदी को, तो दीदी ने भी गाली दी। तो गाली देते देते दीदी ने बोले कि मैं वीडियो निकाल, तो वीडियो निकाल रहे थे दीदी। तो ये लोग आरिफ से दीदी के पास आ रहा था, तो विलास भाई दीदी के साथ में थे। तो प्रदीप भाई नीचे उतरे तो मैं उनके बाजू में था, तो उन्होंने डायरेक्ट आ गया, आरिफ आंख पे आ रहा था, तो हम लोग उसको पकड़ लिए। तो बोले भाई मार रहा क्यों, तो उल्टा बोल रहा था हम लोग, तो गाली गलौज कर रहा था। तो प्रदीप भाई को अचानक से धक्का दे दिया तो वो गिर गए। गिरने के बाद फिर दीदी बीच में आए तो दीदी को भी पेट में लग गया था। तो दीदी को विलास भाई साइड में लेके जा रहे थे, फिर हम लोग सबको छुड़ाए, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। ये आरिफ का बैकग्राउंड किस तरह का है, क्या कारोबार है? नहीं पता, बोला उन्होंने। और मेन तो एक बात और है, थोड़ा सा वो भी वहाँ पे देखा कि ये जैसे मेरे साथ खड़े हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई ब्लू शर्ट वाला आदमी था, उन्होंने इनको डायरेक्ट बोल रहे कि तुम जाओ, मतलब कोई मदद करने आ भी रहा है हमारी, तो उनको हटाया जा रहा है कि आप जाओ यहाँ से, इसको बोल देंगे उसको बोल देंगे। मतलब ये क्या है, कोई मदद भी नहीं कर सकता, बीच में मत आओ। बीच में मत पड़ो, मतलब क्या है कि हमारी बहन है, इनको भगाया रहे कि तू बीच में से जाओ मत, और इनको बाहर जैसे निकले, अब सीधी बात है, तो इनके ऊपर हाथापाई क्यों शुरू किया, मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो बंदे को क्या जरूरत था। भाई बहन माना है तो बहन का रक्षा करना हमारा फर्ज है ना, राखी बांधती है हम फर्ज करेंगे। ओके, एडवोकेट का भाई